दोस्तों, आज मैं एक फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक लड़के को उसके पैदा होने से पहले ही कुछ सुपर पावर्स मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि उसे क्या सुपर पावर्स मिली और उन पावर्स का उसकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में एक एनी नाम की प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि उस पर बिजली गिर गई थी जिस कारण उसे लेबर पेन होने लगे थे। उस रात मौसम काफी खराब था और बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। हॉस्पिटल में एनी का हस्बैंड ग्रेग काफी परेशान था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ग्रेग को बताते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, पर उन्होंने उसके बच्चे को बचा लिया है। लेकिन उसे एल्बिनिज्म नाम का एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर से बॉडी में कोई भी पिगमेंटेशन नहीं रहता, जिस कारण बॉडी बिल्कुल दूध की तरह सफेद रहती है। फिर डॉक्टर ग्रेग को उस कमरे में ले जाते हैं जहां बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा था। ग्रेग बच्चे को देखकर रोने लगता है और उसके अपीयरेंस के कारण उसे अपनाने से मना कर देता है। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, मानो जैसे वो ग्रेग के मन के बिटर थॉट्स और इमोशंस को महसूस कर पा रहा हो। अगले सीन में 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक फार्म हाउस में एक बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी। पुलिस ऑफिसर डग बर्नम इस डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। डग एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जैसी काल्डवेल को इस फार्म हाउस पर बुलाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ बेसमेंट में एक लड़का छुपा हुआ है जो बाहर आने से इनकार कर रहा है। फिर जैसी और डग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अंधेरे कोने में वो लड़का छुपा हुआ दिखता है। जैसी उसके पास जाती है और उसे बाहर आने को कहती है। जैसे ही वो लड़का लाइट में आता है, जैसी और डग उसे देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उस लड़के के शरीर पर एक भी बाल नहीं था और उसका शरीर एकदम सफेद था। साथ ही साथ उसकी आंखें पर्पल कलर की थी। जैसी उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम जेरेमी रीड बताता है। ये वही लड़का होता है जिसे 20 साल पहले ग्रेग नाम के आदमी ने अपनाने से मना कर दिया था। इसीलिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे अपने पास रखा था। जेरेमी के दादाजी उसे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, इसीलिए वो कभी स्कूल भी नहीं गया था। पर उसके पास बहुत सारी बुक्स थी जिन्हें पढ़कर वो बाहर की दुनिया के बारे में सीखता था। जेरेमी शरीर से कमजोर था पर उसका दिमाग बहुत तेज था। जेरेमी जेसी को बताता है कि उसे बेसमेंट में रखी हर एक बुक याद है। जेसी शेल्फ से एक बुक निकालती है और कहती है कि यह बुक तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कठिन है। इस पर जेरेमी कहता है कि तुम मुझे इस बुक का कोई भी रैंडम पेज नंबर दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस पेज पर क्या लिखा है। तो जेसी उसे 216 पेज नंबर देती है। जेसी बिना बुक देखे उस पेज को वर्ड टू वर्ड पढ़ने लगता है। ये देखकर जेसी हैरान हो जाती है। जेरेमी अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद अनाथ हो चुका था, इसलिए जेसी उसे अपने साथ अपने ऑर्फनेज ले जाने के लिए बेसमेंट से बाहर लेकर आती है। जैसे ही जेरेमी घर से बाहर निकलकर जेसी की कार के पास जाता है, वहां खड़ी सभी गाड़ियों के रेडियो और पुलिस की कार्स के सायरन खराब होने लगते हैं। इसके बाद जेसी जेरेमी को अपनी कार से ऑर्फनेज ले जाती है। जेरेमी आज पहली बार अपने घर के बाहर की दुनिया को देख रहा था। जेरेमी को हमेशा एक काला चश्मा पहने रहना पड़ता था, क्योंकि उसकी आंखें सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऑर्फनेज पहुंचते ही वहां के सारे लड़के जेरेमी को घूरने लगते हैं। जेसी ऑर्फनेज के चेयरमैन को कॉल करके जेरेमी के लिए एक आईक्यू टेस्ट अरेंज करने को कहती है। लंच करते समय ऑर्फनेज के कुछ लड़के जेरेमी को परेशान करने लगते हैं। उनमें से एक जॉन नाम का लड़का जेरेमी को अपनी नाक पर चम्मच बैलेंस करने को कहता है, पर जेरेमी जॉन की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता, तो जॉन उसे टॉर्चर करने की धमकी देने लगता है। फिर जेरेमी जॉन के हाथों से चम्मच लेकर उसे रब करके टेबल पर खड़ा कर देता है। ऐसा करते ही कैफेटेरिया के सारे चम्मच आकर उस चम्मच से चिपक जाते हैं और चम्मचों का एक टावर बन जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे लड़के हैरान हो जाते हैं, पर जॉन जेरेमी की पावर्स को देखकर उससे गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जैसी जेरेमी की बॉडी का चेकअप कराती है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि जेरेमी की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। जैसी जेरेमी के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज भी ऑर्डर करती है ताकि उसे हर समय काला चश्मा ना पहनना पड़े। साथ ही जैसी जेरेमी का दाखिला एक स्कूल में करवा देती है। अगले सीन में हम जेरेमी को स्कूल की क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ डोनाल्ड रिप्ली नाम का फिजिक्स टीचर बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा रहा होता है। क्लास में एक लिंडसे नाम की लड़की जेरेमी को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी डोनाल्ड एक जेकोब्स लैडर मशीन को बाहर निकालकर उससे डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल करती है। उस मशीन से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को देखकर जेरेमी कांपने लगता है। देखते ही देखते उस मशीन से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और जाकर जेरेमी के सीने से टकराने लगती है, जिस कारण जेरेमी हवा में फ्लोट करने लगता है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे जेरेमी खुद उस बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। डोनाल्ड किसी तरह उस मशीन को बंद करता है और जेरेमी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं। तो वो देखते हैं कि इतने बड़े शॉक के बाद भी जेरेमी बिल्कुल ठीक है
उसे एक खरोच तक नहीं आई। यहाँ डक जेरेमी को देखने आता है। डोनाल्ड डक को बताता है कि जेरेमी ने 30 फीट दूर से बिजली को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, जो कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है और शायद यही कारण है कि उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं उगता। तभी नर्स आकर बताती है कि जेरेमी हॉस्पिटल से भाग गया है। इसके बाद हम जेरेमी को सड़क पर अकेले ही अपने दादाजी के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे लिंडसे मिलती है तो वो उससे इंटरस्टेट जाने का रास्ता पूछता है और अकेले ही पटरी से होते हुए अपने दादाजी के घर की ओर निकल जाता है। पर रास्ते में उसे डग मिलता है और वो उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है। पहले तो जेरेमी उसे मना कर देता है, पर डग के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जेरेमी उसके साथ चला जाता है। अगले सीन में जेसी जेरेमी को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है, जहाँ चेयरमैन डॉक्टर स्टिपलर उसे बताते हैं कि उसका आईक्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये सब उसने सिर्फ किताबों से सीखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जेरेमी उन्हें बताता है कि वो टीवी और रेडियो देख और सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जाते ही वो खराब हो जाते हैं। जेरेमी उनसे कहता है कि वो बस अपने दादाजी के घर वापस जाना चाहता है। इस पर जेसी उसे बताती है कि वो घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि बैंक ने उसका घर सीज कर लिया है। ये सुनकर जेरेमी उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन डग और ऑफिसर डंकन ऑर्फनेज के बच्चों को जंगल में कैंपिंग करने ले जाते हैं, जहां जेरेमी बाकी लड़कों के ग्रुप से अलग अकेला बैठा होता है। तब डग जाकर उसके पास बैठता है और उससे बातें करने लगता है। जेरेमी डग को बताता है कि जब भी बिजली कड़कती है तब वो उस बिजली को अपने करीब आते हुए महसूस करता है और शायद इसीलिए उसके पैदा होने से पहले उसकी मॉम की मौत बिजली गिरने से हुई थी। अगले दिन डंकन एक हिरन को मार देता है। ये देखकर सारे लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं। डंकन जेरेमी से कहता है कि वो ये बात किसी को न बताए। मरते हुए हिरन को देखकर जेरेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक हाथ हिरन की गर्दन पर रखकर दूसरे हाथ से डंकन के हाथ को जोर से पकड़ लेता है। इससे डंकन उस मरते हुए हिरन का दर्द और उसकी घबराहट महसूस करने लगता है। डंकन को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर जॉन जेरेमी पर गन तान देता है और उसे धमकी देता है कि डंकन को छोड़ दे, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। पर जेरेमी उसे डरता नहीं और उसे घूरने लगता है। जॉन ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी उसका एक दोस्त गन को हवा में उठा देता है और गन शॉट की आवाज के कारण जेरेमी डंकन को छोड़ देता है। अगले दिन डग जेरेमी से पूछता है कि तुमने डंकन के साथ क्या किया था। इस पर जेरेमी कहता है कि उसने जो किया था मैंने बस उसे उसका एहसास कराया। जेसी जेरेमी से पूछती है कि जंगल में क्या हुआ था, तो जेरेमी कहता है कि मैं बस अपने दादाजी के घर जाना चाहता हूँ। जेसी कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। इस पर जेरेमी गुस्सा होते हुए कहता है कि दोस्त कभी इस तरह कैद नहीं रखते और ना ही दोस्त कभी आपको घर से दूर करते हैं। जैसे जैसे जेरेमी ये सब बोल रहा था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण कमरे में लगी कांच की हर चीज टूटने लगती है। ये देखकर जेसी काफी घबरा जाती है। आखिर में जेरेमी पूछता है कि तुम लोग और कितने दिन मुझे यहाँ रख पाओगे, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डग के घर पर उसकी बीमार वाइफ को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसे कैंसर था। डॉक्टर डग को बताता है कि कोई बात जरूर है जो आपकी वाइफ को अभी तक रोके हुए है, क्योंकि जितना दर्द आपकी वाइफ बर्दाश्त कर रही है उतने दर्द में शायद ही कोई रह पाता है। अगले दिन डग डंकन से मिलने उसके घर जाता है ताकि वो उससे जान पाए कि उस दिन जेरेमी ने जंगल में उसके साथ क्या किया था। डग नोटिस करता है कि डंकन के घर से उसकी सारी गन्स गायब थी, जो कि अजीब बात थी क्योंकि डंकन को सबसे ज्यादा प्यार उसकी गन्स और शिकार से था। डंकन उसे बताता है कि जब उस दिन जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ा था तब वो उस मरते हुए हिरन का दर्द, उसके इमोशंस और उसकी हर एक तड़पती हुई सांस को महसूस कर पा रहा था, और वो सब इतना दर्दनाक था कि उसके बाद उसकी गन्स उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर डग जेरेमी को अपनी वाइफ के पास अपने घर ले जाता है ताकि वो उससे कम्युनिकेट करके पता लगा पाए कि ऐसी क्या चीज है जो उसे मरने से रोके हुए है। जेरेमी डग की वाइफ के सर पर हाथ रखकर उसके सारे थॉट्स जान लेता है और कहता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो अपने बेटे स्टीफन को माफ कर दे, जिससे उसने कई सालों से बात नहीं की है, और वो अपनी वेडिंग रिंग को फिर से पहनना चाहती है जो कि कई सालों पहले खो गई थी। जेरेमी डग को ये भी बताता है कि वो रिंग एक सिल्वर बॉक्स में है जो कुछ दिनों पहले स्टीफन उसके लिए लाया था। यह सुनकर डग उस बॉक्स में से अंगूठी निकालकर अपनी वाइफ को पहनाता है, जिसके बाद वो मर जाती है। तभी वहां डग का बेटा आ जाता है। डग उसे माफ करके अपने गले से लगा लेता है। यह सब देखकर जेरेमी इमोशनल होकर रोने लगता है। कुछ दिनों बाद जेरेमी लिंडसे के साथ कंट्री फेयर में डेट पर जाता है। जेरेमी ने कुछ दिनों पहले लिंडसे को बताया था कि वो लोगों के थॉट सुन सकता है, इसीलिए लिंडसे उससे पूछती है कि फेयर में बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। इस पर जेरेमी कहता है कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि वो सबसे अलग है, पर ऐसा नहीं है। वो हर उस चीज से जुड़े हुए हैं जो उन्हें लगता है कि उनसे अलग है। एक पेड़ से लेकर मिट्टी तक सब आपस में जुड़े हैं।
लेकिन ये बात लिंडसे को समझ नहीं आती। इसीलिए जेरेमी उसकी उंगलियों को टच करता है, जिससे वो जेरेमी की हार्ट बीट्स को महसूस करने लगती है और उसे पता चलता है कि जेरेमी के फादर ने उसे पैदा होते ही ठुकरा दिया था और सबने हमेशा उसे भद्दा बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाया था। जेरेमी को उसके पैदा होने वाले दिन का हर एक पल याद था। इसके बाद जेरेमी लिंडसे का हाथ छोड़कर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अगली लगता हूँ। इस पर लिंडसे कहती है कि आज तक मैं जिनसे भी मिली हूँ उनमें से सबसे खूबसूरत इंसान तुम हो। फिर लिंडसे जेरेमी को किस करती है। तभी लिंडसे के फादर उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो जेरेमी की कॉलर पकड़कर उसे लिंडसे से दूर रहने के लिए कहते हैं और उसे पीटने की धमकी देने लगते हैं। जेसी दूर से ये सब देख लेती है और भागकर जेरेमी को लिंडसे के डैड से बचा लेती है। इस इंसिडेंट के बाद जेरेमी पूरी तरह से टूट जाता है, इसलिए वो अपना सूटकेस पैक करके अपने दादाजी के घर वापस जाने लगता है। तब उसे जिम के अंदर से शोरगुल सुनाई देता है, तो जिम के अंदर जाकर देखता है यहाँ जॉन अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। जेरेमी को देखकर जॉन उसे परेशान करने लगता है। वो जेरेमी की हैट छीनकर उससे कहता है कि अगर मर्द हो तो इसे वापस लेकर दिखाओ। जेरेमी अपनी हैट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जेरेमी उसके थॉट्स को पढ़ने लगता है। जेरेमी को पता चलता है कि जॉन के सौतेले पिता ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसका गम वो आज भी भूल नहीं पाया है। जेरेमी जॉन के पिता की बातों को दोहराने लगता है। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेरेमी को घसीटते हुए जिम से बाहर ले जाता है, जहां वो उसके सारे कपड़े फाड़कर उसे गंदे पानी में फेंक देता है, जिससे जेरेमी बहुत उदास हो जाता है और गुस्से से अपनी सुपर पावर्स यूज करके जॉन पर बिजली गिरा देता है। इस बिजली से जेरेमी को तो कुछ नहीं होता, पर जॉन की हार्ट बीट्स रुक जाती है। ये देखकर जेरेमी उसे छोटे छोटे बिजली के झटके देकर फिर से जिंदा कर देता है और अपने दादाजी के घर आ जाता है, जो कि अब पूरा खाली पड़ा था, क्योंकि घर का सारा सामान और जेरेमी की सारी बुक्स बैंक ने जब्त कर ली थी। जेरेमी उदास मन से अकेले अंधेरे बेसमेंट में बैठ जाता है। जैसी भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है और उसे गले लगाकर उसे शांत करने लगती है। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड भी वहां आ जाता है, जो कि अब जेरेमी का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। जैसी उससे वादा करती है कि वो उसके लिए कोई ऐसी जगह जरूर ढूंढेगी जहां उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही ये तीनों घर से बाहर निकलते हैं, डग और डंकन जेरेमी को जॉन के साथ हुए इंसिडेंट के लिए गिरफ्तार करने आते हैं। जैसी डग से जेरेमी को अरेस्ट ना करने की रिक्वेस्ट करती है, तो डग उसकी बात मान जाता है और डंकन को जेरेमी को अरेस्ट करने से मना कर देता है। पर डंकन उसकी बात ना मानकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने लगता है, तो डग उससे उसका वॉकी टॉकी छीनकर फेंक देता है। तभी बादलों के गरजने की आवाज सुनकर जेरेमी भागने लगता है, तो डंकन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर डग, जेसी और डोनाल्ड भी उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते जेरेमी के सीने पर लगातार बिजली गिरने लगती है, जिससे जेरेमी चमकने लगता है और अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर डग हैरान हो जाता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। लेकिन डग, जेसी और डोनाल्ड तीनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेरेमी अब आजाद होकर उस जगह पहुंच चुका था जहां उसे होना चाहिए, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी के जैसी एक मूवी बॉलीवुड में भी बनी थी। अगर आप उसका नाम जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।